स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, क्लास है आईकॉम पार्ट 1। हम बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स की और देख रहे थे कि फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार अगर अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो ये पेपर में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज इस सिलसिले में लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के जो 4 लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पर नज़र डाली थी। तो आज इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम उन पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चंस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो कुछ यूँ थे। नंबर 1, डिफाइन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बैड डेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डाउटफुल डेट्स। Question number 4, define provision or reserve for bad and doubtful debts. Question number 5, define contingent liabilities. Question number 6, define internal liabilities. लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन डिस्कस हुए थे वो कुछ यूँ थे। क्वेश्चन नंबर 7 था डिफाइन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। नंबर 8, डिफाइन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नंबर 9, व्हाट आर एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स। Question number 11, what are fixed assets? Question number 12, what are tangible assets? ये वो क्वेश्चन थे जो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़े थे। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में कुछ ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13, what are wasting assets? क्वेश्चन नंबर 14, define current assets or floating assets. Define current assets or floating assets. Question number 15, give 4 examples of current assets. Question number 16, what are indirect expenses? Question number 17, what are prepaid expenses? Question number 18, define direct expenses. ये क्वेश्चन जो थे वो लेक्चर नंबर 3 के थे। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में जो क्वेश्चन थे वो कुछ यूँ थे। क्वेश्चन नंबर 19, what is freight inward? Question number 20, define outstanding expenses. Question number 21, what are formation expenses? Question number 22, what is depreciation? Question number 23, define interest on capital. And question number 24, define interest on drawings. तो previous 4 lectures में हमने ये 24 questions जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज देखते हैं कि मज़ीद कुछ कौन से questions हैं जिनको हम पढ़ेंगे और आज के लेक्चर नंबर 5 में जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ यूँ होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 होगा डिफाइन स्टॉक और इन्वेंट्री। Question number 26, what is gross loss? 27, what is gross profit? Question number 28, explain net profit. Question number 29, define net loss. और question number 30, explain the accrued or earned income. तो आज ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आइए इनको 1 by 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या चीज़ है? Unsold goods in a business ready for sale are known as stock. कारोबार के पास जो माल बच रहे और फरोख्त ना हो सके उसे स्टॉक कहते हैं। ये माल कारोबार बाद में जो है किसी वक्त दोबारा इसको सेल कर सकता है, लेकिन जो कारोबार के पास माल बाकी बच जाता है उसे स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज ग्रॉस लॉस? इफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मोर देन सेल ऑफ द बिजनेस then the difference will be gross loss. अगर कारोबार के बराह रास्त अखराजात यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसकी सेल से ज़्यादा हों तो इसका मतलब खाम नुकसान होगा। यानी अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सेल कम हो तो इसका मतलब ग्रॉस लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस लॉस आपने देख लिया, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओवर डेबिट साइड is called gross profit. इसका फार्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट यानी GP इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कारोबार की सेल उसके बराह रास्त अखराजात यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो इसका मतलब खाम मुनाफा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी चीज़ों को बनाने की जो कीमत है, चीज़ों को बनाने का जो खर्चा है, अगर सेल्स उससे ज़्यादा हो, सेल्स की रकम उससे ज़्यादा हो तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर सेल्स कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो तो फिर ग्रॉस लॉस होगा। अगर सेल ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सप्लेन नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या है? इट इज ascertained by deducting all indirect expenses from the gross profit। फार्मूला इसका बनेगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ज़हन में रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दरकार हैं जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। अगर किसी कारोबार के खाम मुनाफा, ग्रॉस प्रॉफिट और बिल वास्ता आमदनियों यानी अदर इनकम का मजमुआ उसके बिल वास्ता अखराजात यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो इसका नतीजा खालिस मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है डिफाइन नेट लॉस। इफ द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन द क्रेडिट साइड देन द डिफरेंस विल बी नेट लॉस। अगर किसी कारोबार के खाम मुनाफा और बिल वास्ता आमदनियों का मजमुआ उसके बिल वास्ता अखराजात से कम हो तो उसका नतीजा खालिस नुकसान यानी नेट लॉस होगा। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम्स जो हैं वो उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से कम हैं, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 30 है एक्सप्लेन द एक्रूड और अर्नड इनकम। The income which have earned in the current year but has not been received in cash within the current year, it will be received in next year, is known as accrued income। ऐसी आमदनी जो कारोबार ने कमा ली है मगर इसी साल उसकी रकम वसूल ना की हो बल्कि ये आइंदा साल वसूल होनी हो, इसे एक्रूड इनकम कहते हैं। यानी आमदनी आपने काम करके दे दिया, आपने पैसा कमा लिया लेकिन अभी उसको वसूल नहीं किया। और ये अमूमन इस तरह हो सकता है कि आपने साल के आखिरी दिन यानी दिसंबर की किसी डेट को ये काम करके दिया है और उसकी पेमेंट अभी तक आपके पास नहीं आई, वो आइंदा चंद दिनों में आएगी, लेकिन ये रकम आते आते हो सकता है नेक्स्ट जनवरी में आए जो नेक्स्ट ईयर में आएगी और वहाँ पे आप इसको रिसीव करें। तो ये इस साल के लिए जिसमें आपने काम करके दिया लेकिन अभी रकम वसूल नहीं की, ये साल के लिए एक्रूड या अर्नड इनकम कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने देखे, इनको समझा और इनको पढ़ा। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इस लेक्चर के शुरू में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स की क्वेश्चंस थे उनकी एक लिस्ट भी दी है, अगर आप उनको भी नोट कर लें और ये क्वेश्चंस भी तैयार करें तो ये मिलके आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं।